तो इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है, जहां पर हमें काउंसिल के दो मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में काफी ज्यादा चिपक कर चल रहे होते हैं, जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स को यही लग रहा होता है कि शायद से ये दोनों आपस में डेट कर रहे होंगे। और ये लड़की जो इस लड़के के साथ चिपक कर चल रही होती है, ये लड़की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है एंड इसका नाम होता है सुजुने। और ये जो बंदा इसके साथ में चल रहा होता है, ये स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसका नाम होता है काजुकी। और ये लोग चलते चलते ये सब बातें कर रहे होते हैं कि हम इस स्कूल को और बेटर प्लेस कैसे बना सकते हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है केन उटाको। और वो अपने मुंह में ये बड़बड़ा रहा होता है कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही बने होते हैं, लेकिन मैं उन सबसे काफी ज्यादा अलग हूँ। आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर कुछ बर्ड्स की हेल्प करता है और हेल्प करने के बाद उनसे कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मेरी भी हेल्प करना। और हमें पता चलता है कि उसाटो एक कमाल की जिंदगी जीना चाहता है जो कि आज तक किसी भी इंसान ने नहीं जी हो, और उसकी जिंदगी बिल्कुल कमाल की हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, लेकिन स्कूल के बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है। लेकिन हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर का अम्ब्रेला किसी ने चोरी कर लिया होता है और अब उसके पास कोई भी अम्ब्रेला नहीं है, इसीलिए बारिश में भीगने की बजाय वो बारिश के बंद होने का वेट करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक अम्ब्रेला पड़ा हुआ दिखाई देता है। उस अम्ब्रेला को देखकर वो सोचता है कि मैं इस अम्ब्रेला को नहीं ले सकता, यह शायद किसी और का होगा। जिसके बाद वो सोचता है कि काश मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाता। एंड देखते ही देखते 7 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी थी। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से सुजुने आ जाती है एंड ओसाटो को देखकर वो उससे पूछने लगती है कि तुम अभी तक यहाँ पर कर क्या रहे हो। ये सुनने के बाद ओसाटो बिना अम्ब्रेला लिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुजुने उसे रोक देती है। तभी काजुकी भी वहाँ पहुंच जाता है और वो ओसाटो से कहने लगता है कि तुम चाहो तो मेरा अम्ब्रेला भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुजुने काजुकी से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। वो उससे कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, दरअसल ये मेरा क्लासमेट है एंड इसका नाम है केन ओसाटो। ये सब कुछ देखने के बाद ओसाटो चिंता में पड़ जाता है। वो अपने मन में ही ये सोच रहा होता है कि मैंने तो इन लोगों से कभी भी बात नहीं करी, तो फिर आखिरकार ये लोग मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। तभी काजुकी ओसाटो को अपना अम्ब्रेला दे देता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि काजुकी कितना अच्छा लड़का है। ये सब सोचकर वो काजुकी को थैंक यू बोलता है, लेकिन काजुकी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तो क्लासमेट्स है ना यार। और वो कैन से पूछता है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, कैन या ओसाटो। ये सुनकर वो उससे कहता है कि तुम मुझे ओसाटो कहकर बुलाओ, ये काफी बेटर रहेगा। उसकी इस बात को सुनने के बाद सुजुने भी उससे कहती है कि चलो आज से मैं भी तुम्हें ओसाटो ही कहकर बुलाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि काजुकी उन सभी से कहता है कि चलो आज हम लोग सभी साथ में घर चलते हैं। ये सुनकर ओसाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में ही ये सोचने लगता है कि आज वो इन सब पॉपुलर बच्चों के साथ अपने घर जाएगा। और वो सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ओसाटो काजुकी से कहता है कि मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा अच्छे निकलोगे, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ क्लास की लड़कियों से ही बात करते हुए देखा है। ये सुनकर काजुकी ओसाटो से कहता है कि मैं तभी उन लड़कियों से बात करता हूँ क्योंकि वो लड़कियां सामने से मुझ में बात करने में इंटरेस्टेड होती हैं और वो खुद चलकर सबसे पहले आकर मुझसे बात करती हैं। ये सुनकर ओसाटो काजुकी से कहता है कि मुझे पहले सुजुने से बात करना भी थोड़ा अजीब लग रहा था। ये सुनकर सुजुने ओसाटो से कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल सी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। लेकिन उसकी इस बात को सुनकर काजुकी उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुजुने इस स्कूल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़की है, वो हर साल अपने क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर टॉप करती है, चाहे वो बात पढ़ाई की हो या फिर स्पोर्ट्स की, उससे बेहतर इन चीजों को कोई नहीं कर सकता। तभी ओसाटो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये सुनकर काजुकी ओसाटो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट्स हैं, इसीलिए हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन ओसाटो को उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं होता, जिस पर सुजुने उससे कहने लगती है कि ये बात तुम्हें ही नहीं बल्कि सबको लगती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा कि तुमने ये बात हमसे सामने से पूछी है। ये सुनकर ओसाटो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन सुजुने उससे कहने लगती है कि माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें अप्रिशिएट किया है, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि पीठ पीछे बात करते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई बात चल रही हो तो तुम सामने से आकर पूछ सकते हो। इसके बाद वो ओसाटो से पूछती है कि तुम हाई स्कूल के बाद क्या करने वाले हो, लेकिन ओसाटो उससे कहता है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा। तभी सुजुने उससे कहती है कि मैं जिससे भी मिलती हूँ मैं अक्सर उससे ये सवाल हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी ये नहीं पता कि मैं हाई स्कूल के बाद क्या करूंगी। ये सुनकर ओसाटो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गलत बात है, हमारी एजुकेशन कंप्लीट होने वाली है, लेकिन अभी तक हमें ये ही नहीं पता कि हम आगे चलकर क्या करने वाले हैं। ये सुनकर सुजुने उससे कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे जहाँ पर होना चाहिए था मैं वहाँ पर अभी नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि रास्ते पर चलते चलते काजुकी को एक आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी है। मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि काजुकी के अलावा ये आवाज किसी को भी नहीं सुनाई देती एंड धीरे धीरे करके ये आवाज और ज्यादा तेज होने लगती है। तभी अचानक से उन तीनों के पैरों के नीचे एक रिंग बनने लगती है और उस रिंग में से काफी तेज एनर्जी निकल रही होती है एंड ओसाटो उस रिंग को देखकर ये सोचने लगता है कि शायद ये गेट किसी दूसरी दुनिया का है। उस गेट को देखने के बाद सुजुने कहने लगती है कि क्या ये वही गेट है जिससे हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां पर हमें काफी ज्यादा मैजिक और काफी सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे। और देखते ही देखते वो पोर्टल अचानक से गायब हो जाता है और हमें ये पता चलता है कि ये तीनों किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। उस दूसरी दुनिया में आने के बाद जैसे ही ओसाटो की आंख खुलती है वो देखता है कि सुजुने और काजुकी उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो तीनों अकेले नहीं होते बल्कि ओसाटो के सामने एक पूरी काउंसिल होती है एंड उसके ठीक सामने एक किंग भी बैठा होता है। लेकिन सुजुने किंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कहने लगती है तुमने
तुमने सही कहा था ओसाटो, ये दुनिया हमारी पिछली दुनिया से काफी अलग है, जहाँ पर हमें ढेर सारा मैजिक देखने को मिलेगा। लेकिन ओसाटो सुजुने की इन बातों को सुनकर बिल्कुल डर जाता है और वो सोचने लगता है कि हम लोग तो किसी और ही दुनिया में आकर फंस चुके हैं, और इसे देखो जरा, इसे अभी तक मैजिक की ही लगी पड़ी है। ये तो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची जैसी हरकतें कर रही है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें किंग के कुछ बोलने की आवाज आती है। लगता है तुम सभी जाग चुके हो। लेकिन किंग उनसे कुछ और बोल पाता, तभी काजुकी उनकी बात को काटते हुए कहता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम हमसे क्या चाहते हो? तुमने हमें यहाँ दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में क्यों बुलाया है? तभी हम देखते हैं कि किंग के साथ खड़ा हुआ गार्ड उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग के साथ ऐसे बर्ताव करने की। किंग उस गार्ड को शांत करवाता है और काजुकी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम काफी बड़ी है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पूरी बात को सुनना होगा। मैं इस किंगडम का किंग हूँ और मैंने तुम तीनों को इस वर्ल्ड में इसीलिए समन किया है ताकि तुम तीनों हीरोज बन सको। इसे सुनने के बाद सुजुने काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ओसाटो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा होता, बल्कि उसके डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। फिर किंग उन्हें बताने लगता है कि आज से 2 साल पहले डीमन किंग ने हमारे ऊपर हमला किया था। वो उस समय हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपनी पूरी फौज लेकर आया था, लेकिन फिर भी किसी तरह से हमने उस डीमन लॉर्ड को हराकर वहां से भगा दिया था। लेकिन आज के टाइम में उसकी आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए मुझे मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हीरोज को समन करने का। उस किंग की इस बात को सुनने के बाद सुजुने तो मानो खुशी से झूमने लगती है, मगर दूसरी तरफ काजुकी किंग से कहने लगता है कि मुझे तुमसे और डीमन लॉर्ड की आर्मी से कोई मतलब नहीं है, मेरी तरफ से तुम सब भाड़ में जाओ। और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी परमिशन लिए बिना हमें दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में बुलाने की? मैं तुम्हें वार्निंग देकर ये बताता हूँ कि तुम हमें हमारे वर्ल्ड में वापस भेज दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जिस पर किंग काजुकी से कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि समनिंग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है और समनिंग को वापस से रिवर्स बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, यानी कि तुम सब अब इस दुनिया में ही रहोगे। लेकिन ये सुनकर काजुकी काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो किंग से सीधा बहस करने लगता है। उसे किंग की डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखकर किंग के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ओसाटो अपनी जगह से उठकर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, हम सभी को यहाँ पर आकर काफी बुरा लगा है और हम इस वर्ल्ड से वापस नहीं जा सकते, लेकिन मेरी मानो तो इस किंग से यहाँ पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि किंग अपनी जगह पर खड़ा होता है और उन तीनों के सामने आकर अपने घुटने टेक देता है और घुटनों के बल बैठे होने के बाद वो उनसे कहने लगता है कि मैं फ्यूचर में ये कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में वापस भेज दूं, लेकिन तब तक मैं तुमसे सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि तुम सभी मेरी किंगडम में हीरोज की तरह रहो और हमारी किंगडम को डीमन किंग के आतंक से छुटकारा दिला दो। एंड हम देखते हैं कि किंग को ऐसे झुका हुआ देखकर उसके सारे गार्ड्स भी उनके सामने झुक जाते हैं। तभी सुजुने किंग से पूछती है कि तुम हमें हीरोज क्यों बुला रहे हो? जिस पर किंग वेल्सी का नाम लेता है। वेल्सी उन लोगों को बताती है कि हीरोज समनिंग का जो सर्कल है वो कुछ खास लोगों के अराउंड ही बनता है और शायद समनिंग के दौरान तुम लोगों ने बेल की आवाज भी सुनी होगी, और अगर तुम लोगों ने वो आवाज सुनी थी तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग बहुत ही खास हो और इसीलिए तुम आज से यहाँ पर हीरो कहलाओगे। लेकिन ये आवाज सिर्फ काजुकी और सुजुने को ही सुनाई दी गई थी, जिसका मतलब ये था कि ओसाटो यहाँ पर बिना मतलब के ही फंस गया था। जिसके बाद वेल्सी उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों इस क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करो, जैसे ही तुम इस क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करोगे इससे तुम्हारी पावर्स को मेजर किया जाएगा। तभी काजुकी ओसाटो से कहता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा है? ये सुनकर ओसाटो काजुकी से कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे भी तुम दोनों की तरह यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये सुनकर काजुकी उससे कहता है अरे बेवकूफ, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि इन लोगों ने हमें हमारी परमिशन के बिना यहाँ बुला लिया है, क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? लेकिन ये सुनकर ओसाटो उससे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं लग रही और जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम सब कुछ यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद काजुकी उसे देखकर ये सोच रहा होता है कि यार ये बंदा भी काफी अजीब है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले सुजुने उस बॉल पर अपना हाथ रखती है एंड जैसे ही वो उस बॉल पर हाथ रखती है उस बॉल का कलर चेंज होने लगता है। जब वेल्सी उस कलर को देखती है तो वो उन लोगों से कहने लगती है कि ये कलर तो थंडर मैजिक को इंडिकेट कर रहा है और इसके अलावा तुम्हारे अंदर तो ठीक ठाक माना भी है। ये सुनकर सुजुने काफी ज्यादा खुश होने लगती है और अब बारी आती है काजुकी की, और जैसे ही काजुकी उस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है तो उस क्रिस्टल बॉल का कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि काजुकी लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। जब काजुकी को ये पता चलता है तो वो वेल्सी से पूछता है क्या इसका मतलब यही है कि मैं लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी दिव्य रोशनी से अपने एनिमीज को अंधा कर सकता हूँ? ये सुनकर वेल्सी उससे कहती है कि लाइट मैजिक का इस्तेमाल काफी कम लोग ही कर पाते हैं और यही वजह है कि ये मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल भी है। उन दोनों के बाद अब बारी आती है ओसाटो की, एंड जैसे ही अपनी पावर्स को मेजर करने के लिए ओसाटो उस बॉल पर अपना हाथ रखता है उस क्रिस्टल बॉल का कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है, जिसे देखकर सुजुने ये सोचने लगती है कि शायद ओसाटो पेड़ उगा सकता है। लेकिन इसी दौरान वेल्सी का चेहरा काफी ज्यादा अजीब हो जाता है और हम देखते हैं कि वेल्सी ओसाटो को लेकर वहां से भाग जाती है और वो फटाक से किंग के सामने पेश होकर किंग को काजुकी और सुजुने के मैजिक के बारे में बताती है। ये सब सुनने के बाद किंग कहता है कि चलो इन दोनों को तो सही है, लेकिन ओसाटो का क्या? अब तुम मुझे ये कहकर मत डरा देना कि ये बंदा डार्क मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही वेल्सी किंग को ये बताती है कि ओसाटो ने जब उस क्रिस्टल को छुआ था तो वो ग्रीन हो गया था, तो ये सुनकर किंग की भी फट जाती है और वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो घबराकर वेल्सी से कहने लगता है कि तुम हो सके तो इसको इसके मैजिक के बारे में बिल्कुल भी मत बताना और जितना जल्दी हो सके ओसाटो को लात मारकर इस कासल से बाहर फेंक दो। लेकिन दूसरी तरफ ओसाटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी ओसाटो देखता है कि वहाँ पर एक ग्रीन बालों वाली लेडी आ जाती है जो कि किंग से कहने लगती है क्या बात है किंग, आखिर रिचुअल कैसा चल रहा
रहा है, क्या सभी हीरोज यहाँ पर आ चुके हैं? इस लेडी का नाम रोज होता है और हमें पता चलता है कि इस लेडी से किंग भी काफी ज्यादा डरता है। किंग से बात करने के बाद वो लेडी ओसाटो के पास जाती है और वो ओसाटो की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछती है कि क्या तुम भी एक हीरो हो? उसकी इस बात को सुनकर किंग उसे बीच में ही टोक कर कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये कोई हीरो नहीं है, ये तो हमसे गलती से यहाँ पर आ गया है, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है। तभी रोज और ओसाटो में थोड़ी बातचीत होती है। तभी रोज उसे बताती है कि मैं यहाँ की रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ। लेकिन उस लड़की को देखकर ओसाटो को ये लग रहा होता है कि ये लड़की लोगों को रेस्क्यू कम बल्कि उनकी जान ज्यादा लेती होगी। तभी वेल्सी रोज से कहती है कि बाकी के हीरोज उस रूम में हैं एंड रोज वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद किंग ओसाटो से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग से रूम प्रिपेयर करवा दूंगा, तुम इन दोनों हीरो से अलग उस रूम में रहोगे। लेकिन उस किंग की बात को बीच में ही टोक कर ओसाटो किंग से पूछने लगता है कि मुझे अभी भी अपने मैजिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा है, आखिर इस ग्रीन कलर के मैजिक का क्या मतलब होता है। और जैसे ही ओसाटो के मुंह से ग्रीन निकलता है, उसकी इस बात को रोज भी सुन लेती है। क्या तुमने अभी अभी ग्रीन कहा? किंग, मैं इस लड़के को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। लेकिन तभी वेल्सी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ओसाटो को वहाँ से दूर भेजने की कोशिश करती है। लेकिन रोज अपनी हाई स्पीड पावर का इस्तेमाल करके ओसाटो को पकड़ लेती है और वो किंग से कहने लगती है कि मैं ओसाटो को यहाँ से लेकर जा रही हूँ और यहाँ से ले जाने के बाद मैं इसे इतना ज्यादा ट्रेन करूंगी कि ये सबसे खतरनाक मैजिक यूजर बन जाएगा। हम देखते हैं कि किंग उस लड़की को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की ओसाटो को वहाँ से लेकर चली जाती है और किंग चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने और काजुकी को ओसाटो के बारे में पता चल जाता है कि उसे एक अजीब सी लड़की उठाकर ले जा चुकी है और इस बारे में वो वेल्सी से पूछते हैं कि आखिर वो लड़की उसे कहाँ लेकर गई है। लेकिन उनकी बात को सुनकर वेल्सी उससे कहने लगती है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ओसाटो यहाँ से थोड़ी ही दूर है और वो अब एक हीलिंग मैजिक यूजर बनने वाला है। वेल्सी उन सबसे कहती है कि हीलिंग मैजिक यूजर काफी ज्यादा रेयर होते हैं और उन्हीं मैजिक एक्सपर्ट्स में से रोज भी है। वेल्सी उन सबको बताती है कि रोज के ट्रेनिंग मेथड्स भी उसी की तरह अजीब होते हैं। अगले सीन में हम रोज के घर को देखते हैं जो कि ओसाटो से कह रही होती है कि तुम एक हीलिंग मैजिक यूजर हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ और इसीलिए अब से तुम एक रेस्क्यू टीम का पार्ट हो और आज से तुम यहीं रहोगे। ये कहने के बाद रोज अपने कुछ चमचों को वहाँ पर बुलाती है और उनसे ये कहती है कि इसका नाम ओसाटो है और आज से तुम सभी ओसाटो का ध्यान रखोगे। लेकिन ओसाटो उन लड़कों को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन वो सभी काफी ज्यादा फ्रेंडली वे में अपना अपना इंट्रोडक्शन ओसाटो को देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रोज एक बंदे के मुंह पर लात मारती है और उन सबसे जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम सभी ओसाटो को परेशान करना बंद करो। जिसके बाद रोज ओसाटो से कहने लगती है कि ये सभी बंदे मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बंदा हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद रोज ओसाटो से कहने लगती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से अब स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर सभी लड़के ओसाटो को परेशान करने लगते हैं और उसे चिढ़ाते हुए ये कहने लगते हैं कि तू तो गया बेटे, तुझे मैडम रोज पर्सनली ट्रेनिंग देने वाली है। तभी ओसाटो वहाँ से उठता है और चुपचाप जाकर अपने रूम में सो जाता है। इसी दौरान हम रोज को देखते हैं जो कि इसी सोच में डूबी हुई होती है कि आखिर मैं ओसाटो को कैसी ट्रेनिंग दूं। अगले दिन हम ओसाटो को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठा होता है एंड उसे ये लग रहा होता है कि जो अभी तक उसके साथ हुआ है वो महज एक सपना था, लेकिन धीरे धीरे करके उसे ये यकीन होने लगा था कि वो अब दूसरी दुनिया में आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा किचन से बाहर निकलता है और वो ओसाटो से कहने लगता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। ओसाटो जब बाहर निकलकर देखता है तो वो देखता है कि सुजुनी और काजुकी उससे मिलने आए होते हैं एंड इन दोनों ने मैजिक यूजर्स की कॉस्ट्यूम्स भी पहनी होती हैं एंड ये दोनों ओसाटो से कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गए। ये सुनकर ओसाटो उन दोनों से माफी मांगता है और वो उन सारी चीजों को याद करता है जो कि अभी तक रोज ने उसके साथ की थी। इन सब बातों को याद करने के बाद ओसाटो उन दोनों से कहने लगता है कि आज से मेरी सबसे खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ये सुनने के बाद वो दोनों ओसाटो से पूछते हैं कि क्या तुम इस ट्रेनिंग के लिए रेडी हो? ओसाटो उन दोनों से कहता है कि हाँ, मैं इस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से ट्रेनिंग करता रहा तो एक दिन मैं जरूर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाऊंगा। तभी सुजुने भी उससे कहती है कि आज से मेरी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी दौरान हम देखते हैं कि रोज के सर्वेंट्स उन दोनों के साथ आए हुए गार्ड्स की मजे ले रहे होते हैं। तभी काजुकी कहने लगता है कि मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ और अब मैं इस वर्ल्ड में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहने के बाद सुजुने और काजुकी अपने गार्ड्स के साथ वापस चले जाते हैं। ओसाटो उन दोनों को जाते हुए देखकर ये सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन जरूर मैं इन दोनों के काम आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि अंदर से रोज बाहर निकल कर आती है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या वो दोनों हीरोज यहाँ से चले गए? क्या तुमने सही से अपने दोस्तों से बात तो की ना? और हाँ, ये कोई जेल नहीं है, तुम जब चाहो अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, लेकिन इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ट्रेनिंग के दौरान तुम अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं मिल सकते। और ये कहते ही वो उसे एक डायरी पकड़ाती है और उस डायरी को देने के बाद वो उससे कहती है कि तुम इस डायरी में अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस को लिख सकते हो और इसके अलावा जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम इस डायरी में लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के थोड़ी देर के बाद ओसाटो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारे सर्वेंट्स मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में काफी ज्यादा डरा रहे होते हैं, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग सच में इतनी मुश्किल होने वाली है। उसकी इस बात को सुनकर रोज उससे पूछती है कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? ओसाटो रोज से कहने लगता है कि मुझे अभी चेस्ट के अंदर गरम गरम सा फील हो रहा है। ये सुनकर रोज उससे कहती है कि ये फीलिंग ही मैजिक है एंड तुम्हें रोज ट्रेनिंग करके मैजिक को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ओसाटो को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन रोज उससे कहती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जब तुम धीरे धीरे करके ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। जिसके बाद रोज ओसाटो को एक बुक देती है, लेकिन ओसाटो रोज से कहता है कि मैं इस दुनिया की लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। लेकिन रोज उससे कहती है कि तुम इस बुक को एक बार खोल के तो देखो। और उसके बोलने पर जैसे ही ओसाटो उस बुक को खोलकर देखता है तो
वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे तो इस बुक की सारी लैंग्वेज समझ आ रही होती है। ये सब देखकर रोज उसे समझाने लगती है कि जब भी कोई हमारे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होता है तो उसके अंदर पहले से ही हमारी वर्ल्ड की लैंग्वेज को समझने की पावर आ जाती है। इसके बाद रोज एक मैप के ऊपर अपनी फिंगर रखती है एंड ओसाटो से कहने लगती है कि ये रहा हमारा किंगडम और ये रहे डीमंस। रोज उस मैप से ओसाटो को ये बताना चाह रही होती है कि उसके किंगडम के राइट साइड में ही डीमंस रहा करते थे और रोज उससे कहती है कि अगर डीमंस ने हम पर हमला करा तो उनका पहला टारगेट हम ही बनने वाले हैं। रोज उससे कहती है कि तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ना और अगर तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो तुम इस बुक की हेल्प से इस किंगडम के बारे में और यहाँ पर रहने वाले डीमंस के बारे में अच्छे से जान पाओगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग का दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज ओसाटो को बहुत बुरी तरह से भगाती है। रोज ओसाटो को इतना ज्यादा भगाती है कि उसके पैरों में और शरीर में बिल्कुल दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से ओसाटो एक जगह पर गिर जाता है। लेकिन रोज उससे आराम करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है और ओसाटो को दर्द ना हो इसीलिए वो अपना हीलिंग मैजिक उस पर करती है और उसे एक बार फिर से उठकर भागने को कहती है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग का चौथा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर ओसाटो के साथ उसकी टीम के बाकी मेंबर्स भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ओसाटो देखता है कि उसकी टीम के सारे मेंबर्स उससे काफी तेज भाग रहे होते हैं। डे 5 में हम देखते हैं कि ओसाटो के हाथ से थोड़ा बहुत मैजिक बाहर आने लगता है, लेकिन डे 6 में हम देखते हैं कि ओसाटो एक बार फिर से थककर नीचे गिर जाता है। मगर तभी रोज ओसाटो को डांटने लगती है। तभी ओसाटो के हाथ से ग्रीन कलर की लाइट निकलने लगती है। ट्रेनिंग के 7वें दिन हम देखते हैं कि रोज ओसाटो को काफी ज्यादा भगाती है, लेकिन जब ओसाटो भागने से मना कर देता है तो रोज उसको एक लात भी मारती है। जिसके बाद रोज ओसाटो से कहने लगती है कि तुम मुझे जितना ज्यादा हेट करोगे मैं तुम्हें उतनी ही कड़ी ट्रेनिंग करवाऊंगी। तभी ओसाटो ये सोचने लगता है कि कहीं इसने मेरी डायरी तो नहीं पढ़ ली। तभी हमें ओसाटो की डायरी दिखाई जाती है जिसमें ओसाटो ने इसके बारे में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोज गुस्से में आकर ओसाटो को आसमान में फेंक देती है एंड डे 8 और डे 9 में ये सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं। लेकिन डे 9 में जो चीज अलग होती है वो ये होती है कि ओसाटो को ये फील होने लगा था कि पहले के मुकाबले उसका पेन अब काफी कम होने लगा है और अब उसका हीलिंग मैजिक भी काम करने लगा है। अब धीरे धीरे ओसाटो का हीलिंग मैजिक जागने लगता है और वो सोचने लगता है कि ऐसी भागने वाली ट्रेनिंग करके मैं उन दोनों की हेल्प कर पाऊंगा। डे 11 में हम देखते हैं कि ओसाटो की ट्रेनिंग के अंदर एक नई चीज ऐड हो जाती है जो कि होते हैं पुशअप्स। हम देखते हैं कि ओसाटो काफी ज्यादा पुशअप्स मार चुका होता है। तभी रोज ओसाटो के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी हार्ड क्यों हो रही है, ताकि तुम बैटलफील्ड के अंदर काफी तेजी से भाग पाओ। अगर तुम काफी तेजी से भागोगे तो तुम बैटलफील्ड के अंदर अपने दोस्तों को बचा पाओगे। ये सब सुनने के बाद ओसाटो पुशअप्स मारना बंद कर देता है। तभी रोज उससे कहती है कि दोबारा से मारना स्टार्ट करो। तभी ओसाटो बताता है कि आज के दिन रोज ने उस पर एक भी बार चिल्लाया नहीं था। डे 12 में हम देखते हैं कि ओसाटो काफी ज्यादा रनिंग करने के बाद शाम में जाकर पुशअप्स मारता है, लेकिन पहले के मुकाबले अब ओसाटो को अपनी बॉडी पहले से काफी लाइट लग रही होती है एंड रोज भी इस बात को नोटिस कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोज उसके शरीर पर थोड़ा बहुत वेट बढ़ा देती है। लेकिन ट्रेनिंग के डे 14 में हम देखते हैं कि ओसाटो को अपना खाना ही नहीं मिलता, क्योंकि ओसाटो का सारा खाना एक मोटा बंदा खा चुका होता है। जिसके बाद वो एक बहुत जोर से डकार भी लेता है। ये सुनने के बाद ओसाटो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ओसाटो एक गिलास उठाकर उस बंदे के मुंह पर मारता है, लेकिन वो गिलास उसके मुंह पर नहीं लगता। जिस पर वो बंदा उसे चिढ़ाकर कहने लगता है कि अगर तुम ऐसे ही लड़ाई करते रहोगे तो तुम्हें एक दिन रेस्क्यू टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ओसाटो इतना ज्यादा वेट उठाने के बावजूद उसके पीछे काफी आसानी से भाग रहा होता है और ये सब चीजें रोज खिड़की से देख रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान रोज का ही था। इसके कुछ दिनों के बाद काजुकी और शिजुने उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ओसाटो को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ओसाटो ने अपने सिर पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर रोज बैठी होती है और वो उस पत्थर को अपने सिर पर लेकर पुशअप्स मार रहा होता है। लेकिन जब रोज का मन इससे भी नहीं भरता तो वो उस बड़े से पत्थर को हटाकर एक और बड़ा पत्थर रख देती है और ऐसा करने के बाद ओसाटो का हीलिंग मैजिक और भी ज्यादा तेजी से ग्लो करने लगता है। ये सब कुछ देखकर रोज ये सोचने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आगे चलकर ओसाटो को कहीं और भी ले जा सकती हूँ। एंड ओसाटो की ऐसी हालत देखने के बाद काजुकी और उसकी दोस्त की हालत काफी ज्यादा पतली हो जाती है। तभी उनके साथ आया एक बंदा रोज को उसकी कॉलर से पकड़कर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम ये सब क्या करवा रही हो इससे, क्या तुम इस बंदे की स्पिरिट को तोड़ना चाहती हो। लेकिन रोज उससे कहती है कि तुम मेरा पहले कॉलर छोड़ो। और बात असल में ये है कि ओसाटो आगे चलकर मेरा राइट हैंड बनने वाला है, इसीलिए मैं ओसाटो से इतनी कड़ी ट्रेनिंग करवा रही हूँ। ये सब सुनने के बाद ओसाटो काफी ज्यादा चौंक जाता है। रोज बताने लगती है कि ओसाटो एक ऐसा बंदा है जो कि कभी भी गिव अप नहीं करता और ये बंदा पिछले कई हफ्तों से मेरी ट्रेनिंग को झेल पा रहा है। इसके बाद रोज ओसाटो को लंच ब्रेक करने के लिए कहती है और ये सुनते ही ओसाटो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी काजुकी ओसाटो को बताता है कि सिग्लिस इस किंगडम का नाइट है और ये नाइट इस किंगडम का सबसे पावरफुल बंदा है और यही हमें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करवा रहा है। ओसाटो उससे कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर जो तुम्हारे साथ ये नई लड़की है आखिर इसका नाम क्या है। वो लड़की अपना नाम सीलिया बताती है एंड सीलिया किंग की लड़की होती है। जैसे ही ओसाटो ये सुनता है वो तुरंत उस लड़की के सामने लेट जाता है और नीचे गिरकर उसके सामने माफी मांगने लगता है। लेकिन सीलिया उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सीलिया अपने पास से एक पाई निकालती है जिसे सभी लोग मिल बांट कर खाने लगते हैं। तभी काजुकी ओसाटो से पूछता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी ही चलती है। ओसाटो काजुकी को बताता है कि मेरी आज की ट्रेनिंग तो कुछ खास नहीं थी, ये तो
बस मेरा हल्का फुल्का सा वार्म अप ही हुआ। फिर ओसाटो काजुकी से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। काजुकी उसे बताता है कि सिग्लिस और वेल्सी हम लोगों की ट्रेनिंग को करवा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद ओसाटो उनसे कहता है कि मुझे तो ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान लग रही है। और ये सब कहने के बाद ओसाटो जैसे ही एक और पाई का पीस उठाने वाला होता है, सुजोने ये नोटिस करती है कि उसके हाथ की मसल्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद सुजोने उसके एब्स को चेक करने लगती है। सुजोने उसके एब्स को देखकर वाकई में हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सच में काफी शानदार लग रहे होते हैं। फिर सुजोने ओसाटो से कहने लगती है कि क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ। काजुकी उन सभी को बताने लगता है कि मुझे पहले ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड लग रही थी, लेकिन अब मुझे ट्रेनिंग करके अपने दोस्तों के साथ काफी मजा भी आ रहा है। इसी दौरान ओसाटो अपना हीलिंग मैजिक सबके सामने शो कर रहा होता है। तभी वहाँ पर टोंग नाम का बंदा आता है और वो ओसाटो से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा लंच लेकर आ गया हूँ। जिसके ऊपर ओसाटो काफी अजीब सा मुंह बनाने लगता है और ओसाटो उस बंदे से कहने लगता है कि पहले तो तुमने मेरा लंच खा लिया और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। और ये कहने के बाद ओसाटो और टोंग आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पर सीलिया कहने लगती है कि क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर काजुकी और सिजुने दोनों मना कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओसाटो ये सोच रहा होता है कि आज मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए थे, और इसी के साथ साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन इतनी ट्रेनिंग काफी होगी कि मैं अपने दोस्तों को भागकर बचा पाऊं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज ओसाटो से कहती है कि चलो उठो, आज हम बाहर जाने वाले हैं। और बाकी के लोग ओसाटो को उठाते हुए कहने लगते हैं कि चलो उठो, टाइम आ चुका है बाहर जाने का। फिर हम देखते हैं कि रोज ओसाटो को किंगडम से बाहर लेकर आ जाती है, जिस पर ओसाटो रोज से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी रोज उससे कहती है कि तुम बिना कुछ पूछे सिर्फ मुझे फॉलो करो। जिसके बाद वो लोग एक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर रोज उससे कहती है कि ये पूरा का पूरा जंगल सिर्फ डीमंस के लिए जाना जाता है और तुम इस जंगल से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक कि तुम यहाँ के मॉन्स्टर ग्रैंड ग्रिजली बियर को मार नहीं देते। ये सुनकर ओसाटो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि ओसाटो ने इस बुक में पढ़ा था कि ग्रिजली बियर्स काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सुनकर ओसाटो उससे कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे भागना सिखाया है, मुझे लड़ना थोड़ी सिखाया है। ये सुनकर रोज ओसाटो को गर्दन से पकड़ती है एंड सीधा जंगल के बीच में फेंक देती है। ओसाटो काफी ऊपर से जंगल के बीच में गिर रहा होता है और उसे ये लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और नीचे गिरने के बाद वो अपनी मसल पावर्स का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो जिंदा बच जाता है और जो चोट उसके हाथ पर लगी हुई थी वो अपने हीलिंग मैजिक से उसको सही कर लेता है। इसके बाद ओसाटो अपनी जगह पर खड़ा होकर ये सोचने लगता है कि अब मैं इस जंगल में आ चुका हूँ और जब तक रोज का दिया हुआ काम पूरा नहीं हो जाता मुझे इस जंगल से बाहर नहीं निकलना है। ओसाटो ये सोच रहा होता है कि मैं आसानी से एक ग्रैंड ग्रिजली बियर को मार दूंगा, मगर तभी अचानक से उसके पीछे एक ग्रिजली बियर आकर टपक पड़ता है, जिससे कि देखकर ओसाटो काफी ज्यादा डरने लगता है और बस ये सोचने लगता है कि जितना कि मैंने सोचा था ये बियर उससे भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लेकिन मुझे पता है, मुझे मेरे पैरों पर पूरा भरोसा है, मैं जितना तेज हो सकता है मैं इस बियर से भाग दूंगा। ये सोचकर ओसाटो उस बियर से दूर काफी तेजी से भागने लगता है। ओसाटो को लग रहा होता है कि वो ही असली उसैन बोल्ट है, लेकिन वो बियर भी ओसाटो के ठीक पीछे ही होता है और ओसाटो को लगने लगता है कि अब तो वो गया। लेकिन फिर ओसाटो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि उसने काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है और वो उस बियर से लड़ने के लिए वहीं रुक जाता है। तभी ओसाटो देखता है कि वहाँ पर ब्लू ग्रिजली बियर्स भी आ चुके होते हैं और उन्हें देखकर ओसाटो की और भी ज्यादा फट जाती है। मगर तभी ओसाटो के कानों में पानी की आवाज गूंजने लगती है और ओसाटो सीधा जाकर एक झरने में छलांग मार देता है और ये देखकर वो सारे ग्रिजली बियर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ओसाटो पानी से निकलकर अपने कपड़े सुखा रहा होता है और ओसाटो ये सोच रहा होता है कि मेरे पास काफी कम सामान है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतने कम सामान से इतने ग्रिजली बियर्स को मार पाऊंगा। इसके बाद ओसाटो अपना खाना खाने लगता है और ओसाटो ये सोचने लगता है कि कल मुझे फिर से उन ग्रिजली बियर्स को मारने के लिए जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसाटो वहीं एक पेड़ पर रहने लगता है। इसके बाद ओसाटो का अगला दिन शुरू हो जाता है और ओसाटो ये सोच रहा होता है कि मुझे अपने दुश्मन को मारने से पहले उसके बारे में सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेनी होगी। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि आखिर वो बियर्स रहते कहाँ हैं। और जैसे ही ओसाटो थोड़ी दूर उस जंगल में जाता है, उसे एक पेड़ पर बियर्स के पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे उसको लगता है कि शायद बियर्स उसके आसपास ही हैं। तभी उसे झाड़ियों में से कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर ओसाटो फौरन लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच में से एक छोटा सा रैबिट निकलता है, जिससे कि देखकर ओसाटो ये सोचने लगता है कि क्या ये वाकई में कोई रैबिट है या फिर कोई बड़ा मॉन्स्टर है जिसने कि एक छोटे से रैबिट में रूप ले लिया है। लेकिन वो रैबिट घायल होता है, जिस पर ओसाटो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रैबिट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो रैबिट यहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ओसाटो ये देखता है कि वो रैबिट अभी तक उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर ओसाटो उस रैबिट से कहता है कि मैं एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को मारने जा रहा हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो, वरना वो मॉन्स्टर तुम्हें भी मार डालेगा। ओसाटो उस रैबिट से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और क्या तुम्हें पता है कि वो ग्रैंड ग्रिजली बियर्स कहाँ रहते हैं। इस पर वो रैबिट कहता है कि हाँ, मुझे पता है वो ग्रैंड ग्रिजली बियर्स कहाँ रहते हैं। और ये कहने के बाद वो रैबिट ओसाटो को वहीं लेकर चला जाता है जहाँ पर वो ग्रैंड ग्रिजली बियर्स रहते हैं। ओसाटो उन बियर्स को देखकर ये सोचता है कि शायद ये लोग फैमिली होंगे, क्योंकि मैंने बुक में ये पढ़ा था कि ये बियर्स आपस में ग्रुप बनाकर रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसाटो एक नदी में से पानी भर रहा होता है, लेकिन ओसाटो को लगता है कि शायद ये पानी गंदा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ओसाटो उस पानी को पी लेता है, क्योंकि
उसके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिससे वो उस पानी को उबाल सके या फिर उसे साफ कर सके। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक रैबिट ओसाटो के पास दोबारा से आ जाता है, जिसे देखकर ओसाटो उससे कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम यहाँ से जा चुके हो और मैं अब दोबारा से उन बियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा हूँ। फिर ओसाटो उन बियर्स को देखने लगता है और उन्हें देखकर ओसाटो ये कहने लगता है कि ये बियर्स तो काफी ज्यादा क्यूट हैं। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि ओसाटो का पेट काफी ज्यादा दुख रहा होता है क्योंकि ओसाटो ने उस रिवर का पानी पिया था जो कि काफी ज्यादा गंदा था। हालांकि ओसाटो अपने हीलिंग मैजिक का भी इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता। फिर ओसाटो ये सोचने लगता है कि आखिर कोई ना कोई तरीका तो ऐसा जरूर होगा जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि ओसाटो के पास फिर से वही ब्लैक कलर का रैबिट आता है। फिर वो रैबिट ओसाटो को लेकर एक रिवर के पास चला जाता है जहाँ का पानी काफी ज्यादा साफ होता है। अब ओसाटो को काफी ज्यादा प्यास भी लगी होती है, इसीलिए ओसाटो उस रिवर का पानी पीता है और उस पानी को पीते हुए ओसाटो कहने लगता है कि ये पानी तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। ओसाटो उस रैबिट को थैंक्स बोलने ही जा रहा था लेकिन तभी वो रैबिट डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो उस रैबिट को देखकर ओसाटो भी उसके पीछे पीछे एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ओसाटो देखता है कि ये रैबिट काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि जब ग्रैंड ग्रिजली बियर उनके सामने आया था तब तो ये रैबिट इतना ज्यादा नहीं डरा था, तो फिर अब ये रैबिट इतना ज्यादा क्यों डर रहा है। तभी ओसाटो देखता है कि उसकी आंखों के सामने काफी बड़ा स्नेक होता है, जिसको कि देखकर ओसाटो ये कहता है कि अरे ये क्या चीज है, इसके बारे में तो मैंने किताब में भी नहीं पढ़ा था। इस स्नेक का ऑरा मुझे ये बता रहा है कि ये स्नेक तो किसी को भी मार सकता है। जिसके बाद ओसाटो उस स्नेक से छुपने लगता है और वो स्नेक वहां से चला जाता है और इसी तरह से ओसाटो को यहाँ पर 4 दिन बीत जाते हैं। इन 4 दिनों में अब ओसाटो उन बियर्स को लगातार ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर ओसाटो कहता है कि ये बियर्स सच में बहुत ज्यादा क्यूट हैं, लेकिन मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि मुझे इन बियर्स को मारना ही होगा, लेकिन मैं इन्हें कल मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसाटो उन ग्रैंड ग्रिजली बियर्स को मारने के लिए उनके पास चला जाता है और वो रैबिट भी ओसाटो के कंधे पर बैठा होता है। ओसाटो उस रैबिट से कहने लगता है कि आज तो मैं उस ग्रैंड ग्रिजली बियर को मार ही डालूंगा। लेकिन जब ओसाटो उन बियर्स के पास पहुंचता है तो ओसाटो देखता है कि वो बियर्स तो पहले से ही मरे हुए हैं और उन बियर्स को मरा हुआ देखकर ओसाटो ये सोचने लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। जब ओसाटो उनके पास जाकर देखता है तो उनकी बॉडी पर काफी ज्यादा बड़ी बाइट होती है, जिसको कि देखकर ओसाटो ये समझ जाता है कि पक्का ये काम उस बड़े वाले सांप का ही है। तभी उनके पीछे से एक छोटा सा भालू निकल कर आता है और वो अपनी फैमिली को उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठते, जिसको कि देखकर वो छोटा सा भालू काफी ज्यादा रोने लगता है। उस छोटे बियर को देखकर ओसाटो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिर उस स्नेक की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी फैमिली को मारने की, मैं उस स्नेक को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा बदला भी मैं लेकर रहूंगा। और ये कहने के बाद ओसाटो वहां से चला जाता है। अब उस छोटे से बियर को भी उस स्नेक की खुशबू आ रही थी, इसीलिए वो छोटा सा भालू उस स्नेक का पीछा करने के लिए निकल जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुकी और शिजुने ओसाटो से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ओसाटो पिछले 10 दिनों से जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और रोज भी उस जंगल में उसके साथ गई है और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जाते हुए भी वो दोनों ओसाटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो दोनों कहने लगते हैं कि हमें पूरा विश्वास है ओसाटो जल्दी ही उस जंगल से बाहर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ओसाटो उस स्नेक से लड़ने के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगता है और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है वो उस रैबिट से कहने लगता है कि चलो मुझे वहां पर लेकर चलो, मैं उस स्नेक को आज नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बड़ा वाला स्नेक रहता था, लेकिन वहां पर वही छोटा सा भालू होता है जो कि उस स्नेक से लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका होता है। ये देखकर ओसाटो ये सोचने लगता है कि मैंने तो उसे वहां रुकने को कहा था, ये भालू यहाँ पर इस स्नेक से लड़ने क्यों आ गया, ये स्नेक तो इसे मार ही डालेगा। फिर हम देखते हैं कि ओसाटो स्नेक से लड़ने के लिए उस पर हमला कर देता है। हालांकि वो स्नेक भी ओसाटो पर हमला करने लगता है, लेकिन ओसाटो उसके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ उसकी आंख फोड़ देता है। लेकिन वो स्नेक ओसाटो को काफी दूर कर फेंक के मारता है, लेकिन ओसाटो ने अपना हीलिंग मैजिक वक्त पर एक्टिवेट कर लिया था, जिससे ओसाटो को ज्यादा चोट नहीं लगती और ओसाटो अपनी जगह पर उठकर दोबारा से उस स्नेक पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इस बार वो स्नेक ओसाटो के हाथ को खा लेता है, लेकिन ओसाटो के हाथ में एक नाइफ होता है और ओसाटो उस नाइफ को स्नेक के मुंह के और अंदर घुसाने लगता है, जिससे उस स्नेक को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। इसीलिए वो स्नेक ओसाटो के हाथ को छोड़ देता है, लेकिन इसी दौरान ओसाटो को काफी ज्यादा चक्कर आने लगते हैं और ओसाटो को यह पता चल चुका होता है कि वो अब पॉइजन हो गया है, लेकिन उसको इस बात पर विश्वास था कि वो खुद को हील कर सकता है, जैसे कि उसने अपने आप को गंदा पानी पीने पर हील किया था, जिसके बाद वो खुद को हील कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि स्नेक और ओसाटो काफी देर तक लड़ते रहते हैं। इसी दौरान ओसाटो एक मुक्का बनाकर उस स्नेक के मुंह पर मारता है, जिससे उस स्नेक की सिर की हड्डी टूट जाती है और वो स्नेक नीचे गिरने लगता है। तभी ओसाटो मौके का फायदा उठाकर उस लकड़ी को स्नेक की आंख में और अंदर घुसा देता है। इस काम में वो बियर भी उसकी हेल्प करने लगता है और वो दोनों मिलकर उस स्नेक को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बियर ओसाटो पर प्यार जताने लगता है। ये देखकर ओसाटो उस बियर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी फैमिली का बदला जरूर लेकर रहूंगा और हाँ, मैं तुम्हें भी ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपनी सारी पावर का इस्तेमाल खुद को ठीक करने में लगा रहा हूँ, वरना मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो स्नेक फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे कि देखकर ओसाटो और वो बियर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ओसाटो उस बियर से कहने लगता है कि तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते
हैं कि वो स्नेक ओसाटो पर हमला कर देता है। ओसाटो को लगने लगता है कि आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा और ये सारी की सारी गलती रोज की ही है। तभी अचानक से पता नहीं कहां से रोज वहां पर टपक पड़ती है और उस स्नेक को उड़ते हुए एक बहुत जोर से लात मारती है। रोज की लात इतनी खतरनाक होती है कि वो स्नेक वहीं मर जाता है। रोज को देखकर ओसाटो उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो, जिस पर रोज ओसाटो से कहने लगती है कि इस रैबिट ने मुझे सब कुछ बता दिया है और ये रैबिट असल में मेरा पेट है। लेकिन ओसाटो रोज से पूछता है कि इस रैबिट को तो चोट लगी थी। रोज उसे बताती है कि इस रैबिट को थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी आती है और इन सब चीजों के दौरान मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती थी ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारी वक्त पर आकर हेल्प कर सकूं। लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि यह स्नेक अचानक से यहाँ पर आ जाएगा। फिर ओसाटो रोज से पूछता है कि क्या तुम इस स्नेक के बारे में जानती हो। रोज बताती है कि हाँ, मैं स्नेक के बारे में जानती हूँ। ये स्नेक असल में डीमन लॉर्ड की आर्मी ने क्रिएट किया था और पिछले इन्वेजन में सिग्लिस इसे नहीं मार पाया था और शायद ये स्नेक तभी इस जंगल में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये स्नेक उन ग्रैंड ग्रिजली बियर्स को मार देगा जो कि खुद में इतने खतरनाक होते हैं। वो ग्रैंड ग्रिजली बियर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। ये सुनकर ओसाटो चौंक जाता है और रोज से कहने लगता है कि फिर तुमने मुझे क्यों भेज दिया था उन बियर्स को मारने के लिए, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती थी। रोज उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम उन ग्रैंड ग्रिजली बियर्स को नहीं मार पाओगे, लेकिन तुम्हारा गोल असल में ये नहीं था कि तुम उन ग्रैंड ग्रिजली बियर्स को मारो। मैं चाहती थी कि तुम ये समझ पाओ कि असल में एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना कैसा होता है। और जैसे तुमने स्नेक से फाइट करी, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ और दिनों तक इस जंगल में छोड़ दूं। ये सुनकर ओसाटो रोज पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो ग्रिजली बियर का बच्चा भी रोज पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। रोज उस बियर को देखकर ओसाटो से कहने लगती है कि शायद से ये बियर तुम्हें पसंद करने लगा है। ओसाटो उसे बताता है कि हाँ, ये बियर अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है और अब इस बेचारे बियर का कोई भी नहीं है। और ये कहने के बाद ओसाटो उस बियर के पास जाकर उसे सहलाने लगता है और वो बियर भी ओसाटो को गले से लगा लेता है। रोज ओसाटो से कहती है कि हम इस बियर को भी अपने साथ ले जाने वाले हैं और वो उस बियर से कहती है कि तुम ओसाटो को अपने कंधे पर उठा लो। जैसे ही वो बियर ओसाटो को अपनी कमर पर रखता है, रोज उन दोनों को अपने हाथ में उठा लेती है और गुस्से में ओसाटो से कहने लगती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था, तुम मेरे बारे में क्या क्या कहते हो और अगर तुमने मेरे बारे में फिर से ये सब कुछ कहा तो मैं तुम्हें रात में सोने भी नहीं दूंगी। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज ओसाटो से कहती है कि अब तुम क्वालिफाई हो चुके हो और अब तुम मेरे साथ बैटल फील्ड में खड़े हो सकते हो। हालांकि भले ही तुमने बेसिक चीजों को मास्टर नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि हमारी स्क्वाड में बाकी हीलर्स के पास नहीं है और तुम्हें इस चीज पर गर्व होना चाहिए और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ओसाटो उससे पूछता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रोज उसे बताती है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी हमारे ऊपर बहुत जल्दी अटैक करने वाली है तो तुम उनसे लड़ सकते हो। अगले सीन में हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी से ये पूछता है कि लिंगर किंगडम पर अटैक करने की तैयारी आखिर कैसी चल रही है, जिसके बाद वो कहती है कि हम लोग फुल तैयारी में हैं और हम लोग किसी भी वक्त उन पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। इसी दौरान जब ओसाटो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने कमरे में है और जो भी उसके साथ कल हुआ था उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर ओसाटो एक सेब उठाकर उस भालू के बच्चे के पास जाता है और उसे जाकर सेब खिलाने लगता है और वो भालू का बच्चा ओसाटो के साथ काफी खुश था। और फिर वहाँ पर वो रैबिट भी आ जाता है जिसे देखकर ओसाटो उससे कहने लगता है कि मैं वो सब नहीं भूला हूँ जो जो तुमने मेरे साथ किया था। जिस पर वो रैबिट ओसाटो को अपनी क्यूटनेस दिखाता है जिसे देखकर ओसाटो पिघल जाता है और मन ही मन में ये कहने लगता है कि तुम तो यार कितने ज्यादा क्यूट हो। अरे नहीं, तुम तो धोखेबाज हो, मुझे नहीं पिघलना चाहिए, मुझे तुम दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन किसी तरह से ओसाटो पिघल ही जाता है और उन दोनों को फल खिलाने लगता है। तभी रोज भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है ब्लू रिंग, क्या तुमने इसका नाम ब्लू रिंग रखा है। ओसाटो कहता है कि हाँ, मैंने इसका नाम ब्लू रिंग रखा है। रोज कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इसके बारे में किंगडम को खबर कर दी है और अब से ये हमारी किंगडम की ही एक प्रॉपर्टी है। रोज ब्लू रिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अपना खाना खुद कमाना होगा। ये सुनने के बाद ब्लू रिंग काफी ज्यादा डरने लगता है। रोज उसे एक किलर स्माइल देती है जिससे कि देखकर ब्लू रिंग पीछे रखे हुए भूसे के ढेर में जाकर छुप जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोज ओसाटो की कमर पर ब्लू रिंग को बैठा देती है और रोज ओसाटो से कहती है कि सोचो, ये एक जख्मी सोल्जर है और तुम्हें इसकी हेल्प करनी है। फिर रोज उसे ब्लू रिंग को उठाकर भागने को कहती है और जैसा उसने कहा था ओसाटो ब्लू रिंग को उठाकर काफी तेजी से भागने लगता है। तभी रोज उस पर चिल्लाने लगती है, ऐसे नहीं बेवकूफ, थोड़ा और तेज भागो वरना ये सोल्जर मर जाएगा। तभी हम देखते हैं कि टोंग और बाकी के सभी लोग ओसाटो के ऊपर हमला करने लगते हैं और वो सभी लोग ओसाटो पर अलग अलग डायरेक्शन से वार कर रहे होते हैं, जिससे कि देखकर ओसाटो उन सभी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ रास्ते में तुम्हारी मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं, क्या तुम्हें ये सब नहीं पता चला, आगे चलकर तुम्हारी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिर हम देखते हैं कि ठीक 1 घंटे बाद एक बंदा और आकर ओसाटो पर हमला करता है, लेकिन ओसाटो उस बंदे के हमले को डॉज करके आगे की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ पानी की बूंदों की तरह गिरने लगता है, लेकिन ये बूंदे इतनी ज्यादा बदबूदार होती हैं जिससे कि सूंघकर ओसाटो ये कहने लगता है, अरे यार आखिर ये बदबूदार चीज है क्या। तभी हम देखते हैं कि पेड़ पर बैठा हुआ बंदा कहने लगता है कि ये मेरा एक स्पेशल अटैक है। तभी हम देखते हैं कि ओसाटो की ही स्क्वाड का एक बंदा ओसाटो के ऊपर काफी ज्यादा लकड़ियां छोड़ देता है, लेकिन इसके बावजूद ओसाटो किसी तरह से उन लकड़ियों को डॉज करके आगे बढ़ने लगता है और ओसाटो को इसी तरह से
ट्रेनिंग करते करते 4 घंटे बीत जाते हैं। तभी अचानक से ओसाटो के सामने वही काले रंग का खरगोश आता है, जिसे कि देखकर ओसाटो उस खरगोश से कहने लगता है कि क्या तुम भी इस ट्रेनिंग में शामिल तो नहीं हो ना। और थोड़ी ही देर के बाद ओसाटो थक कर जमीन पर नीचे गिर जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान होने वाली है और मैं इस ट्रेनिंग को आसानी से कर लूंगा। तभी वहां पर रोज भी आ जाती है और वो उससे कहने लगती है कि बैटलफील्ड में भी तुम्हारी स्ट्रेंथ ऐसी ही रहनी चाहिए।